हेलो दोस्तों, आज हमारी जो अगली क्लास है हिंदी की, वो बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास है। इंटरेस्टिंग इसलिए है, इसके व्यवहारिक जीवन में इसका बड़ा प्रयोग होता है। बाकी सिलेबस में तो बहुत बड़ा योगदान है इसका। कोई भी हिंदी का सिलेबस आप उठा के देखेंगे तो कोई ऐसा सिलेबस नहीं होगा जहाँ ये पूछा ना जाता हो, और बड़ा इम्पोर्टेंट भी है। तो इसको हम आज अच्छे से देखेंगे और विद नोट्स, यानी नोट्स बनाते चलेंगे। तो वो टॉपिक कौन सी है, शायद ना दिख रहा हो आपको। उस टॉपिक का नाम है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। तो सबसे पहले हम मुहावरे, लोकोक्तियाँ, कहावतें, इन सारों का एक कन्फ्यूज़न होता है, उनको हम समझ लेते हैं कि मुहावरे किसे कहते हैं, लोकोक्तियाँ किसे कहते हैं, या फिर कहावतें किसके कहते हैं। होता नहीं ना कन्फ्यूज़न। तीनों चीज़ का अंतर पहले हम जान लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम मुहावरा जान लेते हैं। मुहावरा क्या होता है? मुहावरे का दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये मुहावरा जो होता है, ये क्या होता है? वाक्यांश होता है। एक वाक्यांश। मुहावरा क्या होता है? वाक्य का अंश होता है। और ये लोकोक्तियाँ जो होती है, लोकोक्ति क्या होती है? पूरा का पूरा वाक्य होती है। ये तो विशेष अंतर हुआ। अब दोनों का मतलब समझ लेते हैं। तो ये जो मुहावरा होता है, मुहावरा एक अरबी शब्द है। क्या है? मुहावरा एक अरबी शब्द है जिसका मतलब क्या होता है? जिसका अर्थ होता है बातचीत करना या उत्तर देना। बातचीत करना या उत्तर देना। बातचीत करना या उत्तर देना। किसका अर्थ ये बता रहे हैं हम? ये क्या है? मुहावरा। ठीक। अगर इसको हम ऐसे इसकी परिभाषा अगर हम देखते हैं, इसको कैसे हम प्रयोग करेंगे? जब कोई वाक्यांश अपने अर्थ को छोड़कर कोई विशेष अर्थ में परिवर्तित होता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? मुहावरे कहते हैं। हमने क्या देखा? मुहावरा क्या है? वाक्यांश है। वाक्यांश का मतलब हुआ वाक्य का अंश है। इसे हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगर इसे हमको प्रयोग करना होगा मुहावरा, तो हमको किसी एक वाक्य का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन लोकोक्तियां में ऐसे नहीं है। जैसे उदाहरण लेते हैं हम, एक मुहावरे का उदाहरण यही लेते हैं, कान खड़े करना। कान खड़े करना अगर ऐसे कह देंगे हम तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा, कोई समझ नहीं पाएगा, क्योंकि इस मुहावरे का अर्थ होता है चौकन्ना होना। कान खड़े करना मतलब चौकन्ना होना। अब चौकन्ना होना किसी से कह देंगे तो कोई मतलब हुआ उसका? कोई मतलब नहीं हुआ। इसको अगर हम एक वाक्य में पिरो देते हैं, जैसे कि राम रास्ते पर जा रहा था और दुर्घटना को देखकर उसने कान खड़े कर लिए, तो क्या हुआ? इसका सही अर्थ क्या हुआ कि वो रास्ते पे जा रहा था, कहीं एक्सीडेंट हुआ होगा और हाईवे पे चल रहा था, और जब वो एक्सीडेंट हो गया तो उसने देखा यार एक्सीडेंट हो गया तो हमको अच्छे से बाइक चलानी है। तो मतलब ऐसे सेंस में देखेंगे तो एक वाक्य बन जाएगा। तो बस इसी वे में इसको देखना है, समझना है कि अगर ये मुहावरा रहेगा तो क्या रहेगा, मतलब इसको बिना वाक्य के हम प्रयोग नहीं कर सकते। इससे दो चीज़ें हमें समझ में आई। इससे दो चीज़ें क्या मतलब? एक तो ये वाक्य का वाक्यांश हो गया, यानी वाक्य का अंश हो गया। दूसरी चीज़ से हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इन्हीं वाक्य का सहारा लेना पड़ेगा। ये तो हो गया हमारा मुहावरा। दूसरी चीज़ है लोकोक्तियाँ। लोकोक्तियाँ क्या होती हैं? लोकोक्तियाँ जो होती हैं इसी को हम कहावत कहते हैं। ठीक। लोकोक्ति जो होती है इसी को हम क्या बोलते हैं? कहावत भी कहते हैं। गांव में कहावतें कही जाती है ना, लोकोक्ति कहावत एक ही चीज़ होती है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, लोकोक्ति का शाब्दिक अर्थ ही लोगों के द्वारा कही गई युक्ति, या ठीक, लोगों में जो युक्तियाँ कही गई हैं वही होती है लोकोक्ति। लोकोक्ति कहावत एक ही चीज़ ही होती है। लेकिन लोकोक्ति हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकते हैं, यानी वाक्य का अंश नहीं होता, ये पूरा का पूरा वाक्य होता है। ठीक। इसे क्या कर सकते हैं हम? इसे कि हम पूरा का पूरा प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हम किसी राम श्याम की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे एक उदाहरण लेते हैं लोकोक्ति का। उदाहरण क्या लेते हैं हम? ऊपर ऊपर बाबा जी और अंदर दगाबाजी। ऊपर ऊपर बाबा जी, अंदर दगाबाजी, या नीचे दगाबाजी, ऐसे कहा जाता ना गांव में। तो ऊपर ऊपर बाबा जी
नीचे दगाबाजी का मतलब क्या हो गया, ये एक वाक्य खुद का हो गया। अगर किसी से कहेंगे तो एक युक्ति तो बन गई, यानी कोई भी व्यक्ति हो, चाहे जो वो देखने में मतलब एक बहुत अच्छा दिख रहा हो लेकिन अंदर से वो दुष्ट प्रवृत्ति का हो, यही तो अर्थ हुआ इसका। तो मतलब इसी वे में लिया गया, इसको मतलब हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकते हैं। तो इनका अर्थ हमको अगर समझ में आ गया है तो आज की क्लास में जो है हम मुहावरे पढ़ लेते हैं और कल की क्लास में हम लोकोक्तियां पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या हम देखेंगे आज, मुहावरे। मुहावरे, और ये जो मुहावरे का क्लास लेकर आए हैं हम, इस मुहावरे की क्लास में हम वैसे हम हर क्लास जो पढ़ा रहे हैं अभी हिंदी की, उसमें क्या है कि हम ऐसे सब्जेक्ट को ऐसे शब्दों को नहीं ले रहे हैं जो सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रयोग होते हैं और देख के आप आंसर दे दें। हमने प्रयास किया है कि ढूंढ ढूंढ के ऐसे शब्दों को लिया है कि जो एग्जाम की दृष्टि से बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ऐसा नहीं कि यही सब आएंगे, ये भी आएंगे, प्लस ऐसे कुछ शब्द होंगे, या तो ये आएंगे, ये कठिन शब्दों में गिने जाते हैं, या तो आपको ऐसे शब्द मिल जाएंगे जो बड़े सरल होते हैं, आप देख के ही आंसर दे देंगे। ठीक, मतलब बहुत आसान शब्द होते हैं, देखेंगे तो आप वैसे देखेंगे कि हमारे घर गांव में बोला जाता है, बट ऐसे शब्द जो होते हैं ये जो है समझ में नहीं आते देखने के बाद। तो ऐसे कठिन शब्दों का एक संग्रह हम आपको लेकर आए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बड़े इंपॉर्टेंट है, कुछ हमने छोड़ा नहीं है। ठीक, कठिन शब्दों को बिल्कुल नहीं छोड़े हैं। तो हम चलिए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले क्या देखते हैं हम, कान खड़े करना। कान खड़े करने का मतलब क्या अभी बताएं हम, चौकन्ना होना। चौकन्ना होना। दूसरा शब्द क्या है हमारा, 9 दिन चले 2.5 कोस। अब इससे ही प्रतीत हो रहा है 9 दिन 2.5 कोस चले हैं सिर्फ, और चले हैं कितना दिन, 9 दिन। 9 दिन में सिर्फ चले 2.5 कोस, मतलब बहुत धीरे धीरे चलना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, बहुत धीरे धीरे चलना। काटो तो खून नहीं, काटो तो खून नहीं। अब काटो तो खून नहीं का मतलब हुआ एक कोई भयभीत व्यक्ति हो, एकदम स्तब्ध हो जाए, यानी भयभीत व्यक्ति का स्तब्ध होना। भयभीत व्यक्ति का स्तब्ध होना, स्तब्ध होना। अब जैसे देखेंगे, श्याम के पिता की मृत्यु उसके सामने हो गई, यह देखकर उसे देखकर ऐसा लगा काटो तो खून नहीं, यानी कि अब कोई व्यक्ति है उसके पिता का एक्सीडेंट अचानक हो जाएगा तो डर जाएगा ना, एकदम स्तब्ध नहीं हो जाएगा। तो बस इसी के वे में ये लिया गया है। फिर अगला शब्द आता, एक आंख ना भाना। एक आंख ना भाना का मतलब, ना भाना का मतलब आ गया निगेटिव पॉइंट में, इसे लेते हैं निगेटिव वे में अगर लेंगे तो ना पसंद करना। इसको देखेंगे, ना पसंद करना, करना। ठीक, चैन की बंसी बजाना। चैन की बंसी बजाना, अब चैन मतलब वैसे समझ गए ये पॉजिटिव वे में लिया जा रहा है। पॉजिटिव मतलब अगर इसे देखें सकारात्मक वे में तो इसे हम क्या करेंगे, मौज करना। मौज करना। अगला है उंगली उठाना। उंगली उठाना मतलब किसी की तरफ, किसी दोषी व्यक्ति की तरफ इशारा करना या किसी की तरफ संकेत करना। किसी के तरफ संकेत करना। मुंह की खाना। मुंह की खाना का मतलब हार जाना, पराजित हो जाना। अगला शब्द क्या है, खेत रहना। अब ये थोड़ा सा क्लिष्ट वर्ड है ना, थोड़ा सा देखने में कठिन लग रहा। इसका मतलब क्या होता, इसका मतलब होता है कि शहीद होना, वीर गति प्राप्त करना। इस अर्थ में इसको लेते हैं हम। क्या लिखेंगे इसको, शहीद होना। शहीद होना। चलिए ठीक है। अगला शब्द क्या हमारा है, डपोर शंख। क्या हम लिखेंगे, डपोर शंख। डपोर शंख का मतलब होता है बिना सिर पैर के बात करना। बिना सिर पैर के बात करना, के बात करना। बिना सिर पैर की बात करने का मतलब वही है कि जैसे कोई कहा नहीं, हम देख रहे थे हाथी उड़ रही थी, तो इसका
कोई मतलब थोड़ी ना हुआ। अब भाई हाथी उड़ नहीं सकती है तो बिना सिर पैर के बात करना, तो वही मतलब है। दूसरी चीज है ना 9 मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। ना 9 मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी, इसका मतलब ही होगा कि असंभव कार्य है। जाहिर सी बात है, ये कह रहा है कि ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, यानी कि नाचना तो उसको है नहीं, क्योंकि उसके पास तेल ही नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, असंभव कार्य। असंभव, जो कार्य हो ही नहीं सकता। बैल न कूदे कूदे तंगी। बैल न कूदे कूदे तंगी, इसका मतलब क्या हुआ, मालिक के, जैसे कोई है मालिक के ऊपर, मालिक जो एकदम शांत दिखे और उसका नौकर जो है वो मालिक की मालिक की तरह दिखे। वो इस अर्थ में देखेंगे कि जैसे नौकर तो नौकर ही रहे लेकिन मालिक की तरह दिखने की कोशिश करे वो। अगर अर्थ देखेंगे तो ये होगा मालिक के दम पर नौकर, नौकर का भौकाल लिख सकते हैं हम। पेट भरे मन मोदक से कब। अगला शब्द हमारा कौन सा है, पेट भरे मन मोदक से कब। पेट भरे मन मोदक, मोदक मतलब क्या होता है, लड्डू। मोदक मतलब लड्डू, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, केवल सोचने से जो है मंजिल नहीं मिलती है, उसके लिए हमको मेहनत करना पड़ता है। केवल सोचने से सफलता नहीं मिलती, सफलता नहीं मिलती। फिर अगला क्या है हमारा क्वेश्चन या शब्द, वाक्य कौन सा, वाक्यांश कौन सा है, आंख का पानी ढल जाना। आंख का पानी ढल जाना का मतलब होता है कि एकदम निर्लज्ज हो जाना, निर्लज्ज होना, निर्लज्ज होना। अगला वाक्यांश कौन सा है, चोर के पैर नहीं होते। क्या होगा, चोर के पैर नहीं होते। इसका मतलब क्या होता है कि दोषी का फंस जाना। जिसे कोई दोषी व्यक्ति है उसका फंस जाना। भाई जिसने दोष किया हो पकड़ जाए तो फंस ही जाएगा ना। थाली का बैगन, थाली में बैगन रखेंगे तो ऐसे ऐसे करेंगे आप तो इधर का उधर, उधर का उधर, मतलब पूरे थाली में इधर उधर वो घूम सकता है, यानी उसका कोई सिद्धांत तो है नहीं कैसे टिका रहेगा। तो ही का मतलब, थाली का बैगन का मतलब सिद्धांतहीन व्यक्ति, सिद्धांतहीन व्यक्ति। अगला शब्द, तलवार की धार पर चलना। क्या, तलवार की धार पर चलना। तो जाहिर सी बात है बड़ा मुश्किल काम है, तलवार की धार पर चल नहीं सकते, तो कठिन कार्य करना, इसका मतलब देख लेते हैं, कठिन कार्य करना। आंख के अंधे गांठ के पूरे। आंख के अंधे गांठ के पूरे, इसका अर्थ क्या होता है, धनी व्यक्ति परंतु मूर्ख, धनी परंतु मूर्ख, यानी उसके पास धन तो है लेकिन बड़ा मूर्ख है। गांठ का अर्थ हम किससे लेंगे, मूर्ख से। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। अब इससे का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि कोई सीमित साधन है उससे कोई बड़ा कार्य नहीं कर सकते हैं। अब भाई चूहा इतना छोटा सा, नगाड़ा इतना बड़ा सा, उससे क्या उसके चमड़े से हम पूरा नगाड़ा बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो बस वही है, सीमित साधन से बड़े कार्य नहीं किए जा सकते हैं। ठीक, इसका मतलब समझ जाइएगा, सीमित साधन से बड़े कार्य नहीं किए जा सकते, इसको समझ लीजिएगा। चलिए ठीक है, अगला क्या आ गया, औंधी खोपड़ी। अगला वाक्यांश कौन सा है हमारा, औंधी खोपड़ी।
औंधी खोपड़ी का मतलब है एकदम लंपट टाइप का मूर्ख। इसका क्या लिखेंगे हम? लंपट मूर्ख। चलिए ठीक है। कांठ का उल्लू होना, कांठ का उल्लू होना। अब ये तो बिल्कुल जान लीजिए, तो लंपट मूर्ख था और ये बड़ा मूर्ख हो गया, बड़ा मूर्ख। चलिए ठीक है। अब हम आगे शब्दों को देखते हैं, वाक्यांश को देखते हैं। अगला वाक्यांश कौन सा हमारा? गांठ का पूरा। गांठ का पूरा का मतलब क्या हो गया? धनी। गांठ का मतलब धनी था ना, तो गांठ का पूरा यानी धनी व्यक्ति। धनी व्यक्ति। बालू से तेल निकालना, क्या ऐसा संभव है? बालू से तेल निकल सकता है? नहीं निकल सकता ना, जिसका मतलब ये एक असंभव कार्य हो गया, ये असंभव कार्य। अगला हमारा क्या है? चांद पर थूकना। चांद पर थूकना, चांद जैसे कि एक स्वच्छ माना गया है ना, चंदा मामा की मतलब स्वच्छ पर उसका माना गया, शांत दिखता है रात में। तो अब चांद पे कोई थूक रहा है, इसका मतलब किसी का निरादर कर रहा है, तो यानी कोई निर्दोष आदमी हो उसका निरादर करना। मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर सूर्य पे थूके तो कुछ बात भी समझ में आती है, वो हमको जला देता है, लेकिन अगर हम चांद पे थूक रहे हैं तो वो शीतलता प्रदान करने वाला, ना किसी को नुकसान ना ही कुछ रोशनी तो दे रहा है, हमको शीतलता प्रदान कर रहा है। चांद का मतलब यही होता है। अगर उस पर हम थूक रहे हैं, इसका मतलब हम कोई निर्दोष व्यक्ति है तो उसको हम निरादर कर रहे हैं। तो बस उसी वे में इसको देखेंगे। पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। अब भाई कोई फारसी पढ़ लिया है और उसके बाद यानी कि बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है और तेल बेच रहा है। इतने से अर्थ आपको क्लियर हो जाएगा, इतने से आपको अर्थ मतलब कि वो फारसी पढ़ा हुआ है, फारसी, और बेचे तेल। अब इतना पढ़ लिख कर तेल बेच रहा है, इसका मतलब विद्वान होकर भी विवश होकर एक निम्न कार्य करना। तो इसका अर्थ में जो हम देखेंगे, इसका विवश होकर निम्न कार्य करना, इसका देखेंगे विवश होकर निम्न कार्य करना। चलिए ठीक है। आसमान फट जाना। आसमान फट जाना मतलब आसमान जब फटता है तो क्या सूचना देके फटता है? अचानक तो फटता है ना, कुछ पता तो होता नहीं। तो अचानक की मुसीबत आना, अचानक मुसीबत आना। इन सब चीज़ों से आपको एक सीख तो जरूर मिल रही होगी, एक आइडिया जरूर मिल रहा होगा कि आप पहले ध्यान से शब्दों को पढ़ेंगे, इनके शब्दों को, इस वाक्यांश के शब्दों को पढ़ेंगे, उसी में आपको अर्थ मिल जाएगा। अब आप एक शब्द पढ़ें, उसका अर्थ निकालेंगे जब ध्यान से, तो देखेंगे कि उसका जो एक भाव निकल के आ रहा है वही एक अर्थ होता है। इसका एक फिक्स अर्थ नहीं है, अपने हिसाब से आप भाव बदल सकते हैं। इसका मतलब भाव तो वही रहेगा, लेकिन शब्दों को बदल सकते हैं। ठीक, तो आप एक बार जब समझ जाएंगे इनको, वाक्यांश के शब्दों को अच्छे से आप भाव निकालेंगे, तो जो उसका उत्तर आ रहा होगा वही हमारा भी उत्तर होगा। इसका मतलब ये नहीं कि मतलब फिक्स यही हो सकता है, भाव पे डिपेंड करता है। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, इसका अर्थ है कल्पनाशील। कल्पनाशील। अब आप सोच रहे होंगे कैसे कल्पनाशील? कल्पनाशील इसलिए कि जहां ना पहुंचे रवि, यानी कि रवि मतलब क्या होता है? सूर्य। सूर्य का प्रकाश किसी कमरे में थोड़ी ना जाएगा। जैसे हम इस कमरे में पढ़ा रहे हैं आपको, तो यहाँ पे सूर्य नहीं आएगा, लेकिन कवि की कल्पना तो हो सकती ना कि वहाँ एक रूम है, आंखें बंद करके वो कल्पना कर सकता है। उस रूम में एक व्हाइट बोर्ड लगा होगा, कैमरे पूरा सेटअप होगा, स्टूडियो होगा, तो वहाँ कोई सर पढ़ा रहे होंगे, तो कल्पना तो हुआ। तो इसी वे में इसको देखा गया है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। इसका मतलब कल्पनाशील व्यक्ति। सावन हरे न भादो सूखे। सावन हरे न भादो सूखे। अब देखिए इसका एक भाव निकालिए। सावन हरे, सावन के मौसम में क्या होता है? हरा भरा एकदम होता है चारों तरफ, कहा था ना सावन हरियाली का होता है। न भादो सूखे, भादों के टाइम पे सूखा टाइप होता है, मतलब पत्तियां सूख जाती वृक्षों के बहुत, तो वही मतलब इनका हुआ। सावन हरे न भादो सूखे, तो इसका मतलब एक समान रहना,
यानी कि अगर सावन के मौसम में हरा है, ना तो भादों में सूख रहा है, सावन में तो हरा है ही, यानी हमेशा हरियाली, इनके कहने का मतलब है। ऐसा होता तो है नहीं भादों में, भादों में तो पत्तियां झड़ जाती हैं, बट इनका मतलब क्या है, सावन में भी हरा और भादों में भी नहीं सूखा, इसका मतलब एक समान ही रहा वो। तो उसका अर्थ भी हो जाएगा एक समान रहना। घड़ों पानी पड़ना, देखिए थोड़ा सा कठिन है ये, घड़ों पानी पड़ना, इसका मतलब क्या होता है, लज्जित होना, लज्जित होना। कुछ ऐसे वाक्यांश होते हैं जिनका हम ऐसे देख के तो मतलब नहीं निकाल पाते हैं, तो उनका हमको समझना होता है। अगला चाहिए, देखते हैं, लश्कर में ऊंट बदनाम। लश्कर में ऊंट बदनाम, इसका मतलब क्या होता है, अब किसी और के दोस्त को किसी और पे मत देना, किसी के दोस्त को किसी और पे मत देना, किसी और के दोस्त को किसी और पर मढ़ना, मढ़ना, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ भाई, लश्कर में ऊंट बदनाम, पूरा लश्कर जा रहा है, अब ऊंट आपस में ढेर सारे जा रहे हैं, तो एक दूसरे में जो है किसी, उसमें क्या हुआ, किसी और के दोस्त को किसी पे और मढ़ सकते हैं ना, कोई उसमें वो थोड़ी ना होता है, कुबड़ होते हैं उनके पास। जूतियों में दाल बांटना, अगला क्या है, जूतियों में दाल बांटना। अब इतना इसका सेंस ऐसे लगा सकते हैं, किसी की जूतियों में आप दाल डाल देंगे ना तो मार के तोड़ देगा, यानी कि क्या हो गया, झगड़ा कर लेगा वो आपसे। तो इसका मतलब क्या होना होगा, झगड़ा होना, झगड़ा होना। ओछे की प्रीति बालू की भीति, अब देखिए इसमें एक चीज तो ना समझ में आ रहा हो, ओछे की प्रीति बालू, लेकिन बालू की भीति समझ रहे हैं। बालू की भीत बनना, भीत मतलब क्या होता है, दीवाल, गांव में कहा जाता है। तो बालू की क्या भीत बनाना संभव है, बालू तो ऐसे नहीं रुकती है, ढह जाएगी, तो संभव है। तो बस वही है, इनका मतलब अर्थ भी है, ए सिमिलर दोनों वाक्यांश हैं। वाक्य ओछे की प्रीति, ओछा व्यक्ति वही होता है लेकिन थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों को जो है अलग अलग वे में ले लेता है। उसका मतलब आप अच्छा भी बोलेंगे तब भी आपकी बुराई करेगा, सही बोलेंगे तब भी, ऐसे लोगों को ओछा लोग कहते हैं। तो ओछे लोग जो होते हैं उनकी प्रीति, वो प्रेम जो करते हैं ना ओछे लोग, वो दिखावा होता है, उनका सच्चा कोई प्रेम नहीं होता है, इसीलिए कहा गया उनका टिकता उकता नहीं है। ओछे की प्रीति बालू की भीति, इसका मतलब क्या होना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अस्थिर व्यक्ति, मतलब कोई स्थिरता उसके अंदर नहीं है, अस्थिर। अब क्या देखेंगे, चिकना घड़ा होना, चिकना घड़ा होना, चिकना घड़ा होना का मतलब निर्लज्ज होना, निर्लज्ज होना। आसमान से बातें करना, आसमान से बातें करना, आसमान कहाँ है, ऊंचे पे है। अगर आसमान से बातें करना का अर्थ देखेंगे तो उसका अर्थ हो जाएगा हमें हमारा बहुत ऊंचा। आसमान से बातें करना मतलब बहुत ऊंचा, बहुत ऊंचा। पेट में दाढ़ी होना, पेट में दाढ़ी होना का मतलब हुआ देखने में तो एकदम सीधा लेकिन चालाक, देखने में सीधा लेकिन चालाक, देखने में सीधा परंतु चालाक, चालाक होना। अंतड़ियों के बल पड़ना, अगला क्या है, अंतड़ियों के बल पड़ना। अंतड़ियों के बल पड़ना मतलब इसे कभी देखें ना, अंतड़ियों पर बल कब पड़ता है, सोचिए, जब हम बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं, बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं तो कहते हैं ना पेट दर्द नहीं करने लगा, यानी अंतड़ियों पर तभी जाके बल पड़ता है जब बहुत ज़्यादा हंसते हैं हम। चलिए इसका मतलब क्या हो गया, बहुत हंसना। अगला वाक्यांश कौन सा है, खून पानी होना, कोई असर नहीं होना। खून पानी होना का मतलब होगा कोई असर नहीं होना, कोई असर ना होना।
लगोटी में फाक खेलना। लगोटी में फाक खेलना का मतलब, इसका मतलब क्या होगा? लगोटी का मतलब वही है ना, जब आपके पास पैसे नहीं होंगे तो कपड़े कहाँ होंगे, कपड़े कहाँ होंगे, जब कपड़े नहीं होंगे तो आप सिर्फ नंगे रहेंगे, लगोटी पहन के रहेंगे। ठीक, अब लगोटी पहन के रहेंगे, उसके बाद भी आप उसी में फाग खेल रहे हैं। फाग, फाग का मतलब बहुत वे में होता है, होली का भी फाग होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो लगोटी में भी फाग खेल रहे हैं, यानी आपके पास दरिद्रता है तब भी आनंद मना रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा? दरिद्रता में आनंद मनाना। दरिद्रता में आनंद मनाना, मनाना। भाड़ झोंकना। भाड़ झोंकने का मतलब क्या होता है? कोई आपको काम ना हो तो आप क्या करेंगे? भाड़ झोंकेंगे, यानी कि व्यर्थ समय नष्ट करना। व्यर्थ समय नष्ट करना। बांसों उछलना। उछलने का मतलब ही, उछलता आदमी तभी जब बहुत ज्यादा खुश होता है, तो बांसों उछलना का मतलब प्रसन्न होना। प्रसन्न होना। तालू में जीभ न लगाना। तालू में जीभ न लगाना मतलब आपकी जीभ रुक ही नहीं रही है, बकबक बकबक आप किए जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? चुप ना रहना। तो ये रहा हमारे इसमें मुहावरों का संग्रह जो हमने किया था। कठिन वाक्यांशों का जो संग्रह था हमने आपको दे दिया। हमने क्या बताया आपको कि ये जो संग्रह है ये कुछ विशेष वाक्यांशों का है जो हम कम सुनते आ रहे हैं और एग्जाम की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण भी हैं, वही हैं। हम कह रहे हैं कि आप अगर इनको अच्छे से पढ़ लेते हैं और बाकी सामान्य बोलचाल की भाषा में जो प्रयोग होते हैं वो तो आपको पता ही होते हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, इतना जान लीजिए। यानी कम समय में कम तैयारी में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं इस नोट्स के द्वारा, क्योंकि इसमें हम ऐसे शब्दों को ही लिए हैं जो इम्पोर्टेंट इतने ज़्यादा हैं जिसका कोई जवाब नहीं है और जिसको देखकर शायद आंसर ना दे पाते हो, तो ये ऐसे शब्द हैं। चलिए ठीक है, अब हम अगली क्लास में लोकोक्तियाँ पढ़ लेते हैं, बाकी हमारा ये जो है टॉपिक खत्म हो जाएगा मुहावरे में लोकोक्ति। धन्यवाद।